हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्ट विटमैन का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये एक बहुत ही लेंथी पोएम है जिसे 52 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, लेकिन हम लोग आज इसके सिर्फ 4 सेक्शंस को पढ़ेंगे और डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है क्या। एक्चुअली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक एपिक पोएम है और हम लोग जानते हैं कि एपिक जो है वो पोइट्री में एक क्लासिकल जॉनरा है जिसमें किसी भी सीरियस सब्जेक्ट को ट्रेडिशनल वे में लिखा जाता है और लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। इसमें जो भी एक्शंस होते हैं, जो भी सेटिंग होती है वो भी वेरी करती रहती है, यानी कि जो भी एक्शंस हो रहे हैं वो एक ही जगह पे नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ जगहों पे होते हैं। अब हम देखेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वॉल्ट विटमैन अपने आप को ही अपने सेल्फ को सेलिब्रेट करता है। इसके अलावा यानी कि सिर्फ अपने सेल्फ को ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उसने ये पोएम लिखी है। और हम लोग जानते हैं कि वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिका का सबसे बड़ा और पावरफुल जो है पोइट था ना, उसका ताल्लुक ह्यूमनिस्ट मूवमेंट से था। हम लोग ये भी जानते हैं। उसके अलावा ये नेशनल पोइट ऑफ अमेरिका भी है, यानी कि अब इसमें सिर्फ उसने अपनी ज़ात को नहीं, अपने सेल्फ को नहीं, बल्कि पूरी अमेरिकन सोसाइटी को ही उसने उसके बारे में लिखा गया, उसको सेलिब्रेट किया है। इस पोएम में 52 पार्ट्स हैं और इस पूरे 52 पार्ट्स में यानी कि पूरी की पूरी पोएम में राइटर जो है, जो पोइट है, वो अपने सेल्फ को सेलिब्रेट करता है। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी को और उसकी एबिलिटीज़ को वो कहता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको नेचर के साथ रिलेट करके उससे फिर वो सेलिब्रेट करता है। अच्छा, इस पोएम में जो यूनियन दिखाई गई है वो है यानी कि वॉल्ट विटमैन की वो यूनियन दिखाता है बॉडी की सोल के साथ और बॉडी और सोल दोनों की नेचर के साथ। उसके अलावा यानी कि वो कहता है कि जब हम लोग देखेंगे नेचर के साथ, उसने अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं हमारे साथ पोएम में, वो भी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन उसमें हम लोग देखेंगे पोइट ने कहीं कहीं किसी जगह पे अपने आप को नेचर की किसी चीज़ के साथ ट्रांसफॉर्म, यानी कि वो अपने आप को कभी कहता है कि मैं क्या चीज़ हूँ, कभी वो कहता है कि मैं मेरा दिल चाहता है मैं हवा बन जाऊँ, कभी वो चाहता है कि वो पानी बन जाए, कभी वो चाहता है कि वो घास बन जाए, जो भी हो। अब उसकी ट्रांसफॉर्मेशंस भी हम लोग देखेंगे। ये हो गया। उसके अलावा ये जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी 1855 में। अब हम एक अहम बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, ये जो कलेक्शन थी और जिसे हम अमेरिकन लिटरेचर में लैंडमार्क का यानी कि एक मोनालिसा ऑफ अमेरिकन लिटरेचर का नाम भी दिया गया है। अमेरिकन पोइट्री में वॉल्ट विटमैन की जो कलेक्शन है पोइट्री की, लीव्स ऑफ ग्रास, ये उसका पार्ट है। यानी कि ये कलेक्शन जो है पूरी की पूरी पोइट्री को जो कलेक्शन थी वॉल्ट विटमैन की, वो लीव्स ऑफ ग्रास में पब्लिश हुई ना, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ भी उसी का ही पोर्शन है। इसमें जो पोएम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और यानी कि अमेरिकन पोइट्री में आज तक, हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन पोइट्री में ऐसा कभी भी इतना अच्छा और इन्फ्लुएंशियल किसी भी पोइट ने नहीं लिखा था। अब इसमें ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसके ऑलमोस्ट 70 पेजेस हैं और 52 सेक्शंस हैं। इसमें जो जर्नी है वो हम लोग देखेंगे कि टाइम पीरियड्स और व्यू पॉइंट्स जो हैं वो भी चेंज होते रहते हैं इसमें। तो ये थॉरोली हम लोग देखेंगे कि किस तरह ट्रांसफॉर्म होता है पोइट, वो होना चाहता है या जो कुछ उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी हमारे साथ वो शेयर करेगा। इसमें जो मेन वॉल्ट विटमैन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें जो आइडियाज़ वो डिस्कस करता है वो है डेमोक्रेसी, स्पिरिचुअलिटी है, नेचर है और आइडेंटिटी है। हम लोग ये भी जानते हैं ना कि वॉल्ट विटमैन एक डेमोक्रेटिक था और ये उसकी जो पोएम है ये भी एक डेमोक्रेटिक पोएम है, क्योंकि वो कहता है कि डेमोक्रेसी को वो एक पॉलिटिकल सिस्टम के तौर पर नहीं लेता, बल्कि वो कहता है कि ये एक एक्सपीरियंस है, यानी कि डेमोक्रेसी उसके लिए एक एक्सपीरियंस है। उसके अलावा वो लोगों को ये भी कहता है कि ये जो डेमोक्रेसी है वो एक इंसानों के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका आपस के में एक रिलेशनशिप और एक बॉन्ड बना देती है। इस तरह यानी कि वो हमें एक लेसन देता है कि हम लोग अपने आम ज़िंदगी में अपनी कॉमन लाइफ में किस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, ये पोएम इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें जो आइडियाज़ हैं, एक तो सेल्फ नॉलेज है इसमें, दूसरा इसमें लिबर्टी है और एक्सेप्टेंस है। यानी इंसान में जितनी भी खामियां हैं, जो कुछ भी है उसमें कमी बेशी है, इंसान को चाहिए कि अपनी ज़ात को कबूल कर ले, अपने सेल्फ को सेलिब्रेट करे। अगर उससे कुछ गलत हो गया है तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपनी गलतियों को कबूल करो, अपनी गलतियों को मान के उन्हें सुधारने की कोशिश करो और अपने आप से नफ़रत मत करो, बल्कि अपने आप को आप प्रेज़ करो, अपनी तारीफ़ करो, यानी कि वो सेलिब्रेट करता है। ये हमें भी पोइट जो है वो यही लेसन देता है। उसके अलावा इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये जानते हैं ना कि वॉल्ट विटमैन जो है ये फादर ऑफ फ्री वर्स है, तो इस पोएम का जो स्ट्रक्चर है वो भी लूज स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये एक फ्री वर्स है।
इसे यानी कि प्रोज स्पीच भी तो कहा जाता है ना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा लॉन्ग है। दूसरा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो भी यानी कि जो कॉन्सेप्ट बयान किया गया है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जो पोएम है ये एक ट्रूली एक मॉडर्न पोएम है। अमेरिकन लिटरेचर में जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि आज तक ऐसी कोई भी इतनी फ़ाइन पोएम आज तक नहीं लिखी गई फ्री वर्स में, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है। हम लोग ये भी बात कर चुके हैं, क्योंकि ये एक फ्री वर्स है तो इसका जो मीटर होगा, इसमें जो भी राइमिंग, एक तो प्रॉपर राइमिंग स्कीम नहीं होगी, लूज स्ट्रक्चर होगा। दूसरा, और ये क्योंकि ये फ्री वर्स है, इसमें किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता, यानी कि जो ट्रेडिशनल एक वे होता है पोएम्स लिखने का, उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता। इसमें जो पोइटिक टेक्निक्स तो पोइट ने सारी यूज़ की गई हैं, और हम लोग ने ये भी देखा है कि इस पोएम में पोइट ने एक्स्ट्रॉर्डनरी सिंबल्स को भी यूज़ किया है। उसके अलावा हर तमाम जो उसने पोइटिक डिवाइसेस हैं वो भी यूज़ की हैं। और वॉल्ट विटमैन ने जो ह्यूमन बॉडी का रिलेशन है नेचर के साथ, वो भी बहुत अच्छे से बयान किया गया है। अच्छा, इसकी जो हम स्ट्रक्चर है इसे हम फ्री वर्स और लॉन्ग लाइंस के थ्रू भी देख सकते हैं। और फ्री वर्स होती क्या है, अ पोएम विदाउट अ रेगुलर राइम और मीटर। और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में हमें कहीं पे भी प्रॉपर राइमिंग स्कीम, कोई भी हमें मीटर नहीं मिलता। और उसके अलावा जो इसकी लाइंस हैं वो भी लंबी लंबी हैं, यानी कि एक ही लाइन है जिसमें इंजैम्बमेंट, जिसको हम कहते हैं कि पोइटिक डिवाइस जो है, वो भी हमें मिलती है कि एक ही बात को वो 2 से 3 लाइंस में या फिर 3 से 4 लाइंस में, कहीं कहीं पे वो पूरे एक स्टैंजा में ही एक ही बात बयान की जाती है, यानी कि लंबी लंबी लाइनें हैं इसमें। ये हो गया इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कौन कौन से थीम्स बयान किए गए हैं। जो कॉमन थीम्स हैं, यानी कि हर सेक्शन में हमें मिलते हैं, वो है लव कैन टेयर पीपल अपार्ट, यानी कि एक तो इसका जो थीम है वो लव है। दूसरा, समटाइम्स लव नीड्स रूम टू ग्रो ओवर टाइम, वो कहता है कि हमें बहुत सारी जो ऐसे ऐसे लाइंस मिलती हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में, जिनमें ये कहता है कि इंसान को अगर किसी के साथ एक रिलेशन बनाना है तो उसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ी सी स्पेस देनी चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज़ फ़ौरन हो जाए। वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस। अगर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है तो हमें यानी कि किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, इमिटेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, एक रोल मॉडल हो, लेकिन इंसान को किसी को इमिटेट नहीं करना चाहिए। हर इंसान जो है वो दूसरे से डिफरेंट है। हर चीज़ जो है, अगर आपकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है, दूसरे की डिफरेंट होगी। उसके अलावा इंसान को अपने आप को, अपनी ज़ात को कबूल करना चाहिए, बीइंग योर सेल्फ। ये इसका यानी कि सबसे बड़ा मोटिव रहा है वॉल्ट विटमैन का इस पूरी पोएम में। बीइंग अ गुड फ्रेंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन बीइंग पॉपुलर। अब यहाँ पे फ्रेंडशिप का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बयान किया गया है, वो भी पोइट ने इतने खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। रियल चेंज टेक्स टाइम एंड करेज। इंसान अगर ये सारे जितने भी एक्सपीरियंसेस बताए हैं, अपने शेयर किए हैं हमारे साथ, और जितने हमें लेसन दिए हैं वॉल्ट विटमैन ने, उसके अलावा जब हमें कहता है ना कि ठीक है, ख़ुद को चेंज करो, अपने आप को कबूल करो, अपनी खामियों को ठीक करो, अपनी जितनी भी आपसे गलतियाँ हुई उन्हें सुधारने की कोशिश करो, तो वो कहता है कि ये अचानक अचानक नहीं हो जाता, फ़ौरन से नहीं हो जाता। अगर आपने जहन बना लिया है, आपने सोच लिया है कि ये काम अब आप करोगे, अपने आप को तब्दील करोगे, तो ये फ़ौरन नहीं हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है। ये तो यानी कि थीम्स हो गए और लेसन हो गए इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो यानी कि बेसिक थीम्स हैं वो है आइडेंटिटी है, विजन ऑफ अमेरिका और फ्रेंडशिप, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और ऑलमोस्ट हमें आधे से भी ज़्यादा सेक्शंस में ये थीम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आइडेंटिटी किस तरह से है कि जब इंसान अपनी ज़ात को पहचान लेगा, ठीक है, अगर वो अपने आप को कबूल कर लेगा अपनी खामियों समेत, तो उसके बाद जब वो अपनी उसमें जो भी कमियां हैं उससे दूर करने की कोशिश करेगा, तो एक नई पहचान बनाएगा, एक नई शनाख्त बनाएगा। और इसी तरह जो यानी कि उसने ये भी कहा है, क्योंकि ये जो पोएम जब लिखी गई थी तब सिविल वार का टाइम भी तो गुजर चुका था ना, तो उसमें जितने तमाम तर तकलीफ़ दह वाक़यात थे और यानी कि मौत के जो मनाज़िर थे वो भी उसके बाद जब उसने लिखा था, उसने कहा था कि जब इंसान यानी कि अमेरिका में जितनी भी पहले सिविल वार के बाद जितना भी नुकसान हुआ था, उसमें उसके बाद जितनी भी तरक्की की है वो सारी कुछ बयान की गई है। इससे यानी कि एक नई आइडेंटिटी जो है वो उस नेशन को मिली है, और वो हमें भी यही सबक देता है कि आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए कि जितनी भी मुश्किलात आएँ उनका सामना करके, जितने भी आप लोगों ने गलत काम किए हैं उन्हें भी सुधार के, या जो गलत फ़ैसले हुए हैं उन्हें सुधार के एक नई पहचान बनाएं अपनी। विजन ऑफ अमेरिका,
अब जो एक हम अमेरिकन पोइट है, नेशनल पोइट है, और दूसरा इसमें यानी कि बहुत ही ज़्यादा अमेरिका का पावरफुल पोइट है वॉल्ट विटमैन। तो इसमें अमेरिका के जो भी विजन्स थे वो भी बयान किए गए हैं, यानी कि जो आइडियाज़ हैं जिसमें इक्वालिटी है कि अमेरिका जो है वो लैंड है इक्वालिटी का, जिसमें लोगों को कोई भी यानी कि जो ब्लैक हैं और वाइट हैं पीपल वो इक्वल हैं, तमाम जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इक्वल हैं। इसमें जो विजन्स हैं वो बयान किए गए थे, और जो रिलेशन है लोगों का एक दूसरे के साथ वो भी इक्वालिटी पे बेस करता है। दूसरा है फ्रेंडशिप। सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो है इस पोएम का वो फ्रेंडशिप ही है। एक तो हम लोगों ने देखा क्योंकि वॉल्ट विटमैन एक डेमोक्रेटिक मैन है और इसकी जो पोएम है वो भी एक डेमोक्रेसी पे बेस करती है। उसके अलावा जब वॉल्ट विटमैन कहता है कि इंसान को दूसरे के साथ जब बॉन्ड बनाना है या रिलेशन बनाना है तो वो फ्रेंडशिप का रिलेशन जो है वो बेसिकली फ्रेंडशिप का ही होगा ना। उसे एक तो स्पेस देनी चाहिए, और दूसरा इंसान को चाहिए कि वो अच्छा दोस्त बने दूसरों का, ये नहीं कि वो अपने बस फेम पे ही फोकस करे। फेमस होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो एक अच्छा दोस्त बन जाए, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है वो इंसान के काम नहीं आती, बल्कि जब ज़रूरत होती है, जब इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब फ्रेंड जो है वो इंसान के काम आता है। ये हो गई फ्रेंडशिप। इसके बाद जो टॉपिक है कि सिंबल, कौन कौन से सिंबल्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में यूज़ किए गए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम में एक तो सिंबल्स यूज़ किए हैं बहुत ज़्यादा, और दूसरा एक्स्ट्रॉर्डनरी सिंबल्स यूज़ किए हैं। तो क्योंकि ये पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, पार्ट है कलेक्शन, इसकी जो पोइट्री की कलेक्शन थी लीव्स ऑफ ग्रास का, तो इसमें जो सेंट्रल सिंबल यूज़ किया गया है वो ग्रास का है, जो कि यानी कि रिलेट करता है डिविनिटी ऑफ कॉमन थिंग्स को, यानी कि जो भी नेचर जो है, एक तो उसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे बयान की गई है, दूसरा इंसान जो है वो नेचर से ही बिलोंग करता है, क्योंकि वॉल्ट विटमैन कहता है हमारा बॉडी जो है और हमारी सोल ये दोनों ही नेचर का पार्ट है, और ये किसी ना किसी सूरत में नेचर हमारे इस हकीकत को, इन अल्फाज को बयान कर देती है, क्योंकि हमें ज़रूरत होती है, एक तो हम यानी कि मिट्टी से बने हैं, दूसरा हमने डेथ के बाद मिट्टी में ही मिल जाना है। तो एक तो इस तरह से ये सॉइल का पार्ट हो गया, नेचर का पार्ट हो गया, दूसरा जो हम लोग जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी नेचर का पार्ट है। तो इस तरह से यानी कि जो एक लाइफ साइकिल है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी है डिटेल्ड समरी की, ठीक है। सेक्शन 1 में जो पोइट क्या कहता है वो हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट 3 लाइन्स हैं अगर वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ इसमें, तो वो हैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ and what I assume you shall assume, for every atom belongs to me as good belongs to you। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग लाइन से ही उसने अपने सेल्फ के बारे में कहा है कि वो अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहता है, ठीक है। इसमें अब वो हर चीज़ से परे हट गया है, वो सिर्फ हर चीज़ उसके लिए बेमानी हो गई है, ना उसे अपने एनवायरनमेंट की फ़िक्र है, ना उसे अपने करियर की, ना उसे अपने फ्यूचर की, किसी भी चीज़ को, हर सराउंडिंग्स को छोड़ के उसने अपनी ज़ात को, अपने सेल्फ को ही इम्पोर्टेंस दी है और उसी को ही वो सेलिब्रेट करना चाहता है। अच्छा, अब जो पोइट है वो गाएगा अपने बारे में, अपने जो कुछ भी है, जो कुछ भी वो फील करता है अपने बारे में उसे वो बताएगा, और दूसरा मतलब कि वो नेचर से ख़ुद को रिलेट करेगा, अपने सोल को, अपने बॉडी को, और फिर वो अपनी जो उसकी ख्वाहिशात हैं कि वो विश करेगा कि काश मैं ये बन जाऊँ, नेचर का ये पार्ट बन जाऊँ या ऐसे बन जाऊँ। वो कहता है कि उसका जो बॉडी है वो भी यानी कि सॉइल से ही बना है, उसके जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जिनके वो सब जो हैं वो मिट्टी से ही बने हैं, और दूसरा वो मिट्टी में ही मिल गए हैं, यानी कि डेथ के बाद वो भी नेचर का पार्ट बन गए हैं, क्योंकि वो सॉइल में मिल गए हैं, वो सॉइल का पार्ट बन गए हैं। यहाँ पे नेचर और जो उसकी ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल और जो नेचर है, इन तीनों का जो बॉन्ड है वो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो बयान किया गया है। अच्छा, विटमैन जो है ये अपने पोएम में कहता है, एक तो अपने आप को सेलिब्रेट करता है, दूसरा वो कहता है कि हमें भी ऐसे चाहिए। ये जो उसका सेलिब्रेशन ऑफ हिमसेल्फ है, यानी कि जब वो अपने आप को सेलिब्रेट करता है, ये नहीं है कि वो एक तो ख़ुद पसंद है, एरोगेंट है, और दूसरा नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि वो कहता है कि इंसान को अपने आप को, अपनी ज़ात को भी अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान अपनी कदर करेगा तभी तो वो ह्यूमैनिटी की उसे वैल्यू करेगा और उसकी फिर उसे भी सर्विसेज दे सकेगा। यानी कि वो हमें कुछ रूल्स बताता है कि किस तरह से हम लोग एक अपने आप को अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, और उसके बाद हम भी फिर पोइट की तरह अपने बारे में, अपने जो सॉन्ग ऑफ आवर सेल्व्स हैं वो हम लोग गा सकते हैं। ठीक हो गया। उसमें उसके बाद है कि वॉल्ट विटमैन हमारे साथ जो अपने
एक्सपीरियंसेस शेयर करता है वो हम देखेंगे। वो अपने जब हमने देखा था ना स्टार्ट की जो फर्स्ट 3 लाइन्स थी जिसमें यानी कि जो थर्ड लाइन थी, फॉर एवरी एटम बिलोंग्स टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। अच्छा, अब उसने अपने जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं हमारे बॉडी के, उसने उन्हें एटम्स कहा है। यानी कि जो उसके एटम्स हैं वो भी बिल्कुल इस तरह हैं जैसे सॉइल के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, जो रेत के ज़र्रे होते हैं, वो उसे यानी कि अब अपने आप को वो नेचर से ही रिलेट कर रहा है। उसके बाद उसने अपना जो एक कैरेक्टर इस पोएम में बयान किया है वो उसकी सोल है। यानी कि एक तो उसका सेल्फ, दूसरा उसकी सोल, दूसरा कैरेक्टर आ गया। यानी कि जो स्पीकर ऑफ द पोएम है वो राइटर पोइट खुद है, वॉल्ट व्हिटमैन। यानी कि आई माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। एक तो फर्स्ट कैरेक्टर स्पीकर पोइट जो है वो खुद है, दूसरा कैरेक्टर उसकी सोल है। ये हो गया। उसके बाद है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ना, नॉर्मली हम लोग जितने भी पोइम्स पढ़ते हैं उसमें जो स्पीकर होता है वो कभी भी पोइट नहीं होता, बल्कि पोइट जो है वो अपना मैसेज अपने किसी एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर से अपने ऑडियंस तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे वॉल्ट व्हिटमैन ने अपना ही ये जो स्पीकर है उसका वो उसे खुद को ही कहा। यानी कि जो अब इस पोएम का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का स्पीकर है वो वॉल्ट व्हिटमैन खुद ही है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये हो गया। उसके बाद है कि अब इसमें जो भी उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उन्हें हम वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से हैं। अब एक तो उसका कैरेक्टर जो था वॉल्ट व्हिटमैन खुद है, दूसरा कैरेक्टर सोल हो गई। अब यानी कि राइटर जो है, जो पोइट है, वो अपने आप ही हैंग आउट कर रहा है, अपने आप के साथ ही, अपनी सोल के साथ ही। यानी कि वो घूमता फिरता है अपना ही यानी कि एक तो अकेले में टाइम स्पेंड करता है, अपने आप को टाइम देता है, और दूसरा फील करता है नेचर को। और जितनी भी उसके पास यानी कि अच्छी चीज़ें हैं, या एक तो उसकी सोल है, उसके साथ वो टाइम स्पेंड करता है। उसके अलावा वो कहता है कि जो एयर है जिसमें वो ब्रीथ करता है, जिसमें वो सांस लेता है, तो वो एयर ऐसे लगता है जैसे कोई परफ्यूम हो, और उसे वो चाहता है कि उसका दिल करता है वो उसे पी जाए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, हम सांस लेते हैं, हवा में सांस लेते हैं, हम उसे पी तो नहीं सकते, क्योंकि लेकिन उसे इतना ज़्यादा नेचर से लव है, उसकी अफेक्शन दिखाई गई है यहाँ पे कि वो यानी कि अब इमेजिनेटिव वो ऐसे वो इसका दिल करता है कि वो नेचर का पार्ट बन जाए। If you think these images sound kind of erotic, you just wait. There is a reason why Whitman was considered scandalous in his poem. अच्छा, यहाँ पे जो भी लाइंस बयान की गई हैं कि वो उसका दिल चाहता है कि वो ना एक तो ये पूरी हवा जो है वो पी जाए, क्योंकि उसकी जो फ्रेगरेंस है वो ऐसे लगता है जैसे परफ्यूम की हो। यानी कि एक तो प्योर उसकी यानी कि प्योरिटी ऑफ एयर वो बयान की गई है। ऐसे लगता है जो हमें यानी कि एज अ रीडर हम लोग जब इस पोएम को पढ़ते हैं तो हमें जो नज़र आता है वो यही है कि जब वो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करता है तो हर चीज़ वो भूल जाता है, बल्कि वो चाहता है कि वो खुद ही नेचर का पार्ट बन जाए। अब यहाँ पे यानी कि इस पोएम में लीव्स ऑफ ग्रास सेक्शन 2 में राइटर जो पोइट जो है वॉल्ट व्हिटमैन वो एक लिस्ट बनाता है चीज़ों की, नेचर से रिलेटेड चीज़ों की एक लिस्ट बनाता है। वो चाहता है कि वो उनसे हमेशा जो है उनसे कांटेक्ट में रहे। अब ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं कि इंसान भी उन्हें पसंद करता है, क्योंकि पीछे हम लोगों ने जो देखा ना एयर फर्स्ट सेक्शन में, तो एयर जो है वो हर इंसान के लिए ज़रूरी है। ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है, हम इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। उसके अलावा व्हिटमैन ने ये भी कहा है ना, यानी कि इमेजरी का यूज़ किया है यहाँ पे। जो उसने कहा है ना कि ये जो एयर है वो ऐसा लगता है जैसे परफ्यूम हो, और वो उसे पीना चाहता है। अब हम एयर को स्मेल कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, लेकिन उसे कभी भी पी तो नहीं सकते ना। उसके अलावा यानी कि ये भी कहा है ना, वो हम लोगों को उकसा रहा है कि हम भी जाएँ, एक्सप्लोर करें नेचर को, बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करें, और जो हम लोग फील करते हैं, अब जो हमारी फीलिंग्स होंगी उस वक्त वो हम लोग भी एक्सप्रेस करें, यानी कि उसी की तरह हम लोग भी अपने आप के गीत गाएं। अच्छा, इस पोएम में यानी कि पोइट जो है वो अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। उसने जो कुछ भी फील किया है उस चीज़ का वो इजहार कर रहा है। यानी कि उसने वो हर चीज़ से अब हट चुका है, उसके जहन से हर चीज़ निकल गई है, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो सारी निकल गई हैं। अब वो उसकी जो फीलिंग्स हैं, अपने उसके जो इमोशंस हैं, अब वो उसके ऊपर हावी हो गए हैं, और सिर्फ उन्हें ही वो फील कर रहा है, अपनी सेल्फ को ही वो सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि उसने अपने साथ ही वो अब टाइम स्पेंड करना चाहता है। इसमें हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो उन सबको ही यानी कि प्रमोट करता है, जिसमें यानी कि टेस्ट आ गया, हियरिंग आ गई, स्मेल आ गई, टच आ गई, सीइंग। अब इसमें इमेजरी जो है, क्योंकि हम लोग देखते हैं ना इमेजरी जो है वो हमारी 5 सेंसेस को टच करती है, कोई भी ऐसी चीज़। अब यहाँ पे जो भी इस टाइम उसकी कंडीशन है उससे ये ज़ाहिर है, साफ ज़ाहिर है कि जो पोइट है वो अब हेल्दी फील कर रहा है, और दूसरा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो उसे रोक सके, यानी कि दिन
यानी कि यहाँ पे जो इसका व्यू पॉइंट है वो अपने आप को नेचर का पार्ट बता रहा है। पोएट वॉल्ट व्हिटमैन खुद को नेचर का पार्ट समझ रहा है। उसके अलावा उसने मॉर्निंग और सनराइज़ को डिस्कस किया है, यानी कि जो पोएम की बिगनिंग है वो सनी है, एयरी फ्रेशनेस है, यानी कि एक मॉर्निंग सीन जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। उसके अलावा जो वो गीत गा रहा है अपने बारे में, तो या तो यही कह सकते हैं ना कि ओल्ड टाइम में जो पोएम्स थी उन्हें सॉन्ग्स कहा जाता था। दूसरा इसमें म्यूज़िकल सेंसेशन भी है। उसके अलावा जो कुछ भी वो हम यानी कि एक्सपीरियंस कर रहा है, हम लोगों के साथ शेयर कर रहा है। दूसरा वो हम लोगों से भी पूछता है कि अगर आप लोग मेरी जगह होते, यानी कि रीडर्स जो हैं वो उसकी जगह होते, तो वो लोग क्या फ़ील करते, उनकी क्या फीलिंग्स होती और क्या वो भी उतने ही खुश होते जितना कि पोएट जो है वो खुश है। यहाँ पे यानी कि वो एक बच्चा बन रहा है। दूसरा हमसे वो हमारी रीडिंग हैबिट्स के बारे में पूछता है। एक बच्चा बन रहा है, सवाल कर रहा है वो हम लोगों से। बच्चा किस तरह से बन रहा है कि जब एक बच्चे के पास उसकी फ़ेवरेट चीज़ ला के रख दी जाए तो एक तो देख के उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरा वो उसी के बारे में सवाल करता है जो चीज़ उसको पसंद होती है। यानी अब जो पोएट है वो नेचर की कंपनी में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। हम लोगों से भी पूछता है कि क्या हम लोग अगर उसकी जगह होते तो क्या हम भी ऐसा ही करते, जिस तरह वो फ़ील करता है हमारी फीलिंग्स भी वैसी ही होती। और दूसरा उसने यानी कि जो अपना एक सॉन्ग लिखा है अपने बारे में, जो उसने पोएम लिखी है, तो हमसे पूछता है कि क्या तुम लोगों ने जितना भी पढ़ा है उसके बारे में, पोइट्री के बारे में तुम लोगों का क्या ख़्याल है कि क्या पोइट्री ऐसी ही होती है जैसी मैं तुम लोगों को सुना रहा हूँ। यह हो गए। उसके अलावा हमें वो एक लेसन दे रहा है। किस तरह का लेसन दे रहा है वो हमें, कि हमें अपने जितने भी ज़िंदगी के मसले मसाइल हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए, ख़ुद को डिस्कवर करना चाहिए, सेल्फ़ को डिस्कवर करना चाहिए, बाहर नेचर की कंपनी में टाइम स्पेंड करना चाहिए। तभी हम लोगों को पता चलेगा कि जो हम लोग क्या फ़ील कर रहे हैं, और तब जो हमारी फीलिंग्स होगी वो हमारा रियल सेल्फ़ होगा। एक ट्रू सेल्फ़ हमारा तभी रिप्रेजेंट होगा। जिस तरह से वाल्डो एमर्सन ने अपने ऐसे सेल्फ़ रिलायंस में कहा था, यू कांट लर्न एवरीथिंग यू नीड टू नो फ्रॉम बुक्स, यू नीड टू डिस्कवर थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अब ये जो हम लोग ये भी जानते हैं ना, एक यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में, कि उसने ज़ोर दिया था, हम लोग अपने रीडर्स को प्रमोट किया था इस बारे में कि इंसान जो है वो एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखता है, ना कि बुक्स से इतना सीखता है, ना टीचर से ज़्यादा सीखता है, बल्कि जो एक्सपीरियंस है वो उसे ज़्यादा अच्छा लेसन देता है। अब ये चीज़ जो है, यानी कि उसने हमें कहा है ना कि तुम लोग भी जाओ और नेचर की कंपनी में टाइम स्पेंड करो। यानी कि जब हम प्रैक्टिकली ये करेंगे काम, तभी हम उसकी जो फीलिंग्स हैं उसे अच्छे से समझ पाएंगे। अब ये वाला जो मैसेज था पोएट का, ये एक अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पोएट जो है वो हम लोगों से हमारी फीलिंग्स भी पूछेगा, या फिर हम लोगों को भी इस चीज़ के बारे में उकसाएगा, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ना कि हम लोग समझ रहे थे पहले पोएट जो है वो सिर्फ अपनी बात करेगा, हम लोगों की नहीं सुनेगा। लेकिन ये पोएट जो है, हम जब कुछ पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पे ये मैसेज दिया गया है। उसके अलावा सेक्शन 6 जो है उसमें कम्प्लीटली ग्रास के बारे में बात की गई है। एक बच्चा आके व्हिटमैन से पूछता है कि ग्रास है क्या, तो वो सोच में पड़ जाता है कि असल में है क्या, ग्रास क्या है। वो सोचते सोचते यानी कि उसकी जो थॉट्स हैं वो दूर चली जाती हैं। वो सोचता है कि जो लोग मतलब कि वो घास को इस चीज़ से रिलेट करता है कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं। दूसरा यानी कि वो अपने आप को भी फिर उन लोगों से रिलेट करने लग जाता है जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं। फिर वो कहता है कि ये जो ग्रास है ये हैंकरचीफ ऑफ गॉड है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ये हमें बताने की कोशिश कर रहा है। किस तरह से गॉड का ये गॉड का हैंकरचीफ है, क्योंकि एक पूरी जो एक स्ट्रेट सी ग्रास होती है किसी भी मैदान में, तो ऐसे वो वेलवेट का कपड़ा जैसे लग रहा हो, ऐसे ही लगता है। उसके अलावा इट वो सोचता है कि या फिर ये एक जो राइटिंग होती है हायरोग्लिफिक, एक तरह की जो राइटिंग है जिसमें सिंबल यानी कि तस्वीरी तहरीर होती है, सिम्बलाइजेज द इक्वलिटी ऑफ ऑल द पीपल एंड थिंग्स। वो कहता है कि या फिर जो ग्रास है ये वही है आफ्टर ऑल, क्योंकि जो ग्रास है ये भी बिल्कुल वैसे ही उगती है जैसे कि दूसरी चीज़ें ज़मीन से उग रही होती हैं। अब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है ना कि जो ग्रास है वो ऐसे लगता है जैसे कब्रों के जो बाल हों, जो ग्रेव्स होती हैं उनके ऊपर जो घास उगी हुई होती है, ऐसे लगता है जैसे उन ग्रेव्स के हेयर हों। अब ये तो नहीं हो सकता ना, ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। हम लोग ये भी जो हमारी सेंसेस हैं ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती कि जो घास उगी हुई होती है ग्रेव्स के ऊपर वो बाल होंगे, या फिर जो लोग ये इस दुनिया से चले गए हैं उनका ग्रेव्स के अंदर हैं उनके मुँह से निकल रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि
ये जो है नेचर का पार्ट है और ये सॉइल से आ रही हैं। यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि सोचने की कोशिश करता है और हाइपोथेसिस देता चला जाता है। कहता है कि अच्छा ग्रास ये हो सकता है, ग्रास ये हो सकता है, ग्रास गॉड का हैंकरचीफ हो सकता है, ग्रास जो है प्लांट्स के चाइल्ड हो सकते हैं। ऐसा वो यानी कि अब सोच रहा है, असल उसको जवाब नहीं मिल रहा अभी तक भी। और ये सेक्शन 6 जो है ये पूरा उसी ग्रास के बारे में ही है। उसके बाद यानी कि वो ये भी कहता है ना कि ये जो ग्रास है वो जो लोग डेड पीपल हैं उनके मुंह से आ रहा होगा, क्योंकि वो अभी तक भी यानी कि उनके जो अल्फाज हैं हम लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, वो अपना मैसेज जो है ग्रास के थ्रू हम लोगों तक कन्वे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। अब फाइनली वो डिसाइड करता है कि जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं ना, वो मुकम्मल तौर पर डिसअपीयर नहीं होते, बल्कि जो ग्रास की सूरत में एक तो क्योंकि वो नेचर का पार्ट बन जाते हैं, ग्रेव्स में यानी कि मिट्टी में चले जाते हैं, सॉइल में चले जाते हैं, तो सॉइल से ही ग्रास निकलती है ना, तो वो दूसरा यानी कि रीबर्थ उनकी जो होती है वो ग्रास की सूरत में होती है। यानी कि फाइनली वो यही डिसाइड करता है। उसके बाद है जी सेक्शन 20। सेक्शन 20 जो है ये एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है, जिसमें अब जो टोन है वो स्टार्ट से ही मिस्टीरियस हो जाती है। ऐसे यानी कि हम लोगों की जो इंटरेस्ट है यहाँ पे वो अरोज़ हो जाता है। हम लोग सोचने पड़ जाते हैं कि वो किस चीज़ के बारे में बात करता है। हु गोज़ देयर, ये जो यहाँ ऐसे अल्फाज यूज़ किए गए हैं, ऐसे जो वर्ड्स हैं, ये जो टोन है सस्पिशियस है। यानी कि कौन आ गया है पार्टी में ऐसा जिसे इन्वाइट नहीं किया जा सकता, लेकिन पार्टी में तो हर कोई इन्वाइटेड था, ये तो हम लोग जानते हैं ना कि ये जो पोएम है ये लिखी गई है तम हर किसी के लिए लिखी गई है ना, हर कोई इसे रीड करेगा। तो यानी कि उसके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो उसके रीडर्स पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में वो लिखता है, या फिर वो जब नेचर की कंपनी में गया हुआ है, अपने सोल, बॉडी और नेचर को जब रिलेट करके उनका बॉन्ड जो है वो हम लोग के साथ शेयर कर रहा है, अपने आप के साथ मगन है, तो नेचर ही इंटरप्ट कर रही है ना। तो अब यहाँ पे मिस्टीरियस टोन आ गई है ना, कि वो जब पूछने लग जाता है कि कौन आ गया है उसकी कंपनी में नेचर के साथ। तो ये चीज़ तो हम लोगों के लिए, हम लोग तो जानते हैं ना ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई यानी कि नेचर जो है वो इनवाइटेड है अब उसकी पार्टी में, जो जिसमें वो अपने आप को सेलिब्रेट कर रहा है। यानी कि अब वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पे बयान कर रहा है, ख़ुद को वो ऐसा इंसान ज़ाहिर कर रहा है जो हर चीज़ के ऊपर शक करता हो। ठीक है। अब यानी कि अपने आप को वो थोड़ा सा एक रूड किस्म का पर्सन दिखा रहा है ऐसा। यानी कि जो उसकी टोन है अब थोड़ी सी मिस्टीरियस हो गया कि किस चीज़ के बारे में आखिर वो बात कर रहा है। ही कुड बी थिंकिंग ऑफ मैकबेथ्स फेमस स्पीच दैट लाइफ इज़ जस्ट साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग विच मैन कुड नॉट डिसएग्री मोर। अब उसकी यहाँ पे जो टोन है वो हम लोगों के समझ में नहीं आ रही कि आखिर वो बात किस चीज़ के बारे में करना चाह रहा है। क्योंकि एक तो वो कहता है ना कि जो लाइफ है वो और कुछ नहीं है, सिर्फ एक नेस्टी गेम है जो लोग खेलते हैं, और यहाँ पे वो दूसरा यानी कि उससे फ्यूरी से रिलेट कर रहा है। ही टॉक्स अबाउट हिज नॉन कन्फर्मिटी, यानी कि उसकी जो अब टोन हो गई है ऐसी है कि अब हर चीज़ के बारे में डाउटफुल हो गया है, स्केप्टिक हो गया है, अब कंफर्म नहीं है कि वो अब क्या चाहता है। ही डज जस्ट थिंक दैट द वे ही लाइक्स। ही ऑल्सो एड्रेसेस द वरी दैट एग्जिस्टेंस माइट एंड विद डेथ। अब वो ये भी कहता है कि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसने आखिरकार उसने मर ही जाना है। डेथ जो है इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है जितना कि लोग उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि डेथ के जो द वर्ल्ड हेयर आफ्टर है वो भी एग्जिस्ट करती है, और मतलब कि उसे भी हम लोगों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये जो हमारा टॉपिक था यहीं पे एंड होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी के जो इसके सेक्शंस हैं वो हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।